हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर चल रहे होंगे। वेलकम टू अवर चैनल उपवन एजुकेशन। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा समष्टि अर्थशास्त्र, जो कक्षा 12वीं का है। उसका पहला चैप्टर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम क्या है, परिचय। इस चैप्टर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र जो समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र से कैसे भिन्न है, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र महत्व समझेंगे क्या क्या है। और इस लेक्चर को डालने से पहले मैंने मनी और बैंकिंग वाला चैप्टर पहले ही अपलोड कर दिया है, तो उसको जाकर देख लेना। और आप पे अगर पॉलिटिकल साइंस है तो उसका भी दो लेसन क्या है अपलोड हो गया, तो वो भी जाके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज इसमें हम बेसिकली समझेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन समझेंगे, किन किन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के बारे में क्या बोला, अर्थशास्त्र के पिता कौन है, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है समझेंगे। और एक चीज़ और बता दूँ, अर्थशास्त्र के विषय में, इकोनॉमी के विषय में हवा बना दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है, ये है वो है, खासकर आर्ट्स के विद्यार्थियों के बीच। तो मैं ये बता रहा हूँ, सब्जेक्ट बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस एक शर्त ये है कि हर सब्जेक्ट की क्या होती है, अपनी एक वोकेबलरी होती है। तो उस वोकेबलरी यानी शब्दकोश को क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा आपको। और हर सब्जेक्ट की क्या होती है, भाषा ही होती है। वैसे ही अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की भी क्या है, अपनी भाषा है। तो भाषा पे जब आप कमांड बनाते चलेंगे तो चीज़ें क्या है, बहुत आसान होती हैं। अर्थशास्त्र हर कोई जब जानता है, जो ठेले वाला है वो भी अर्थशास्त्र जानता है। लेकिन एक विद्यार्थी और उसमें क्या डिफरेंस होता है कि ये भाषा पे कमांड बनाता है, चीज़ों को अच्छे से क्या कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, बता सकता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। मतलब अर्थशास्त्र थोड़ा सा क्या करता है, अलग बनाता है। तो भाषा पे क्या करना, कमांड बना रहा, और जैसे जैसे समझा रहा हूँ तो मैं बता रहा था, भाषा पे अपना पूरा कमांड बना लेना। चैप्टर क्या है, अर्थशास्त्र, आपको क्या आ जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के अब अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। और हम ये भी देखेंगे अर्थशास्त्र में और अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंस है। पहले ये समझते हैं अर्थशास्त्र क्या है। तो हम पढ़ क्या रहे, समष्टि अर्थशास्त्र। पहले थोड़े थोड़े वर्ड ना अंग्रेजी के भी जानने का प्रयास करो, उससे क्या है, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो जैसे समष्टि अर्थशास्त्र को क्या बोलते हैं, समष्टि को बोलते हैं क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसको क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और कोई पूछे अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। अभी इसको देखेंगे, इन पे थोड़ा बताऊंगा मैं आके अभी थोड़ा सा बताऊंगा कि एडम स्मिथ ने क्या बोला अर्थशास्त्र के विषय में। और भी दो चार विद्वानों के नाम बताऊंगा, उन लोगों ने किस तरीके से अर्थशास्त्र को डिफाइन किया है। क्योंकि कोई भी एक सब्जेक्ट होता है ना, तो वो सब्जेक्ट क्या होता है, उस पर विभिन्न जो विचारक होते हैं या विभिन्न जो स्कॉलर होते हैं, अपने विभिन्न प्रकार के क्या देते हैं, विचार देते हैं। सब अपने हिसाब से चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं। तो समझेंगे ये। तो अर्थशास्त्र का कोई जनक पूछे तो कौन है, एडम स्मिथ। लेकिन अर्थशास्त्र का एक बड़ा विषय है, उसके अंदर कई सारे डिसिप्लिनरी विषय आते हैं। तो कई सारे विषय, उसी में से एक विषय कौन सा है, समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, भारतीय इकोनॉमी होता है, या फिर वर्ल्ड की इकोनॉमी होता है। तो सब्जेक्ट क्या होते हैं, बटे हुए होते हैं। तो वैसे ही अगर ओवरऑल पूछे कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। लेकिन अगर कोई पूछे इसमें भी है समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जो है वह है जॉन कीन्स। कौन है, जॉन कीन्स। हो सकता है एक नंबर में टिक मार्क वाले में पूछ ले, तो ध्यान रखना, इन पे लौट के आएंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे कि अर्थशास्त्र क्या है। तो इसको समझना, सबसे पहले अर्थशास्त्र के पिता कौन हो गए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, और फादर ऑफ मैक्रोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जॉन कीन्स हो गए। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है ना, लिख लेना साइड में। साइड में मतलब होता है ना, कॉपी का खोपचा होता है, वहाँ पे बना के लिख लेते हैं, यानी कॉपी है साइड में, तो वहाँ पे क्या कर लेना, लिख लेना जो चीज़ें क्या लगती है आपको इम्पॉर्टेंट लगती हैं। तो पहला क्वेश्चन समझते हैं, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। देखिए पहले समझो अर्थ क्या है। अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब होता है पूंजी। क्या होता है,
अर्थ का मतलब होता है पूंजी, यानी मुद्रा से रिलेटेड जो भी अध्ययन किया जाता है, यानी पैसों से रिलेटेड कोई भी लेन देन कुछ भी काम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। एक सामान्य भाषा में बोला जाता है। कोई पूछे अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र क्या है, पूंजी से रिलेटेड किसी भी चीज़ का जो अध्ययन किया जाता है उसी को अर्थशास्त्र बोलते हैं सामान्य भाषा में। लेकिन अब आते हैं बुकी भाषा में, क्योंकि हमें ये तो समझने के लिए वहाँ पे तो जाके लिखोगे नहीं कि पैसों का अध्ययन अर्थशास्त्र, लिख तो दोगे लेकिन उतना अच्छा लगेगा नहीं, समझने के लिए ठीक है, लेकिन जो बुक में लिखा है वैसा हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे अच्छा लिखोगे तो अच्छा होगा। तो भाषा को समझते चलना, हो सकता है थोड़ा हार्ड लगे, लेकिन मैं बताऊँगा तो क्या हो जाएगा, एकदम भाषा पे क्या हो जाएगा, कमांड हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है, सिंपल से समझो अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है, आर्थिक मुद्दों का अध्ययन है। किसका है, आर्थिक मुद्दों या आर्थिक समस्याओं का क्या है, अध्ययन है, जिसमें क्या होता है, हम सीमित संसाधनों से अपने असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इसी को क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। देखना यहाँ पे क्या है, अर्थशास्त्र आर्थिक मुद्दों या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है, अर्थात सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की क्या करता है, संतुष्टि करता है। क्या करता है, संतुष्टि करता है। इसको एक मैं एग्जांपल से बताता हूँ, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उसका क्या होता है, जो मानव होता है उसकी क्या होती है, आवश्यकताएं क्या होती है, आवश्यकताएं क्या होती है, असीमित होती है। लेकिन उसकी तुलना में जो हमारे संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। तो उसी सीमित संसाधन में हम अधिक से अधिक अपने आप को संतुष्ट कैसे करेंगे, तो उसी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, समझने का प्रयत्न करना। सपोज करो कि आपके पास क्या है, 100 रुपये है, ठीक है ना, कितने हैं, 100 रुपये हैं, और 100 रुपये में आप क्या करना चाहते हो, मूवी देखना चाहते हो। मूवी देखोगे तो ऐसा तो नहीं खाली पेट देख के आ जाओगे, खाली पेट तो भजन भी नहीं होता, तो जाओगे तो आजकल बर्गर भी खाओगे। फिर बर्गर खाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि 11 नंबर की बस पकड़ के चले जाओगे मूवी देखने के लिए। हो सकता है आपको क्या करना पड़े, अगर बगल में ऑल तो ठीक है, नहीं तो क्या आपको क्या लेना है, कन्वीनियंस वगैरह लेना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन लेना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा, तो इसके लिए क्या देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी हमारे संसाधन कितने सीमित है, हम पे 100 रुपये ही क्या है, संसाधन के तौर पे मौजूद है, लेकिन हमें खर्चा क्या है, लेकिन हमारी आवश्यकताएं देख रहे हो कितनी सारी हैं। तो इस 100 रुपये में क्या तीनों चीज़ करी जा सकती हैं, आंसर क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन यही इकोनॉमिक्स है कि इसी सीमित संसाधन में हम क्या है, इन सबको आवश्यकताओं को क्या कर लेंगे, पूर्ति करेंगे। अब देखना कैसे करेंगे। मान लीजिए मूवी देखनी है, जरूरी थोड़ी हम बहुत बड़े पीवीआर में ही जाके देखें, हो सकता है छोटे मोटे में जाके देख लें जहाँ पे 40-50 रुपये टिकट हो। तो मान लो 50 रुपये क्या हो गया, मूवी का टिकट हो गया। और बर्गर मान लो कि आप जरूरी थोड़ी मैकडी में ही जाके खाओगे, ठेले वाला खा लो, सीमित संसाधन है। तो मान लीजिए 20 रुपये का क्या हो गया, आपका बर्गर हो गया, ठीक है ना। और किराया जरूर थोड़ी है कि आप ओला उबर करके एक पर्सनल गाड़ी में ही जाओगे। आप क्या कर सकते हो, आप जो भाड़ा गाड़ी होती है जिसमें सभी व्यक्ति मिलकर जाते हैं, यानी शेयरिंग में जाते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो। तो ये भी 20 रुपये का मान लीजिए हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 50 और 20 70 और 20 90 रुपये हो गया। यानी 90 रुपये खर्चा, ऊपर से हमने 10 रुपये की क्या कर ली, सेविंग कर ली, बचत कर ली, 10 रुपये की बचत कर ली, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसको इकोनॉमिक्स बोलने का मतलब क्या है, संसाधन हमारे क्या हैं, सीमित, और इसी सीमित संसाधन से हमने अपने असीमित आवश्यकताओं की क्या कर ली है, पूर्ति कर ली है। उसी को क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। चाहो तो ये क्या कर सकते हो, इसको एग्जाम्पल के तौर पे कहीं साइड में लिख लो, ताकि समझने में क्या होगा, आपको आसानी होगा। आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, आप देखना समझ में आ जाएंगे। अर्थशास्त्र आर्थिक मुद्दों या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है, अर्थात सीमित संसाधन यानी 100 रुपये, सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि, यानी सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। ध्यान रखने, मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चाहो तो इस एग्जाम्पल को लिख लेना, और मिटा दिया हो तो थोड़ा पीछे जाके उसको रोक के और लिख लेना, बहुत काम आएगा ये एग्जाम्पल, ठीक है ना। और कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिखना, सर ये समझ में नहीं आ रहा, तो उस पर क्या करूँगा, फिर से सुधार करने का प्रयास करूँगा, दोबारा से समझाने का प्रयास करूँगा। या जो पीछे के लेक्चर में कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट कर सकते हैं, उसको भी मैं क्या करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। तो ये हमने समझ लिया अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र का मतलब होता है, अर्थशास्त्र से अभिप्राय ये है जिसमें हम आर्थिक मुद्दों या आर्थिक समस्याओं का क्या करते हैं,
अध्ययन करते हैं, जिसमें हम सीमित संसाधनों के माध्यम से अपने असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि करना चाहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। अब आते हैं अर्थशास्त्र पे लोगों ने क्या बोला है। एक चीज़ और डिफरेंस समझते हैं दो चीज़ में। एक होता है अर्थशास्त्र और एक होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स। ये क्या हो गया? ये इकोनॉमी हो गया। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में समझने का प्रयास करना, डिफरेंस क्या होता है। अर्थशास्त्र जो होता है ना, एक बिग टर्म होती है, ब्रॉड टर्म होती है। यानी अर्थशास्त्र के क्या होता है? अर्थशास्त्र आर्थिक मुद्दे यानी हर जगह है, वर्ल्ड लेवल पर करते हैं। अभी इसको आएंगे, लेकिन पहले अर्थव्यवस्था समझते हैं क्या होती है। अर्थव्यवस्था देखना क्या होती है। सपोज करो ये एक देश है, मान लो ये भारत है, ठीक है ना। क्या है? भारत है, ये इंडिया है। मैप बना नहीं रहा हूँ, वैसे मैप बन जाता, लेकिन समझना ये क्या है? इंडिया है। तो इंडिया यानी अर्थव्यवस्था क्या होता है? एक देश की भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत, यानी एक देश की भौगोलिक मतलब यानी भारत जैसे भारत का नक्शा देखा होगा, तो भारत के भीतर एक वर्ष में कितने वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, या लोग वहाँ पर क्या करते हैं, किस तरह की नौकरी करते हैं, किस प्रकार की वहाँ की क्या होती है? नौकरी होती है। तो उसी को क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। तो ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था का जब भी संबंध आता है ना, तो किसी भी देश के एक भौगोलिक क्षेत्र से यानी ज्योग्राफिकल एरिया से समझते हैं हम। और बोलते हैं ना कि वहाँ की इकोनॉमी डेवलपिंग है, या अमेरिका की इकोनॉमी डेवलप्ड है, तो कैसे बोलते हैं? उसके भू क्षेत्र को समझते, उसके भू क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, जो भी क्रियाएं होती है, आर्थिक क्रियाएं, उसी के आधार पर हम कहते हैं कि अमेरिका क्या है? डेवलप्ड है। इंडिया क्या है? डेवलपिंग है। अफ्रीका के जो देश हैं वो क्या है? अंडर डेवलप्ड है या डेवलप्ड नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी, तो इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। तो ध्यान रखना, इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? इकोनॉमी का मतलब हो गया, या अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया, किसी भी देश की भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत। वैसे एक वित्तीय वर्ष बोलते हैं, लेकिन वित्तीय वर्ष मत ध्यान रखना, सिंपल सब ना समझना। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यानी किसी भी देश के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत एक वर्ष के भीतर जितने भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और इस अर्थव्यवस्था से क्या है? हमें वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की आर्थिक क्रियाओं के बारे में, लोग किस प्रकार की नौकरियाँ करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में क्या है? हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। और अर्थशास्त्र आप जानते ही हैं, इसी में ही क्या है? जो आर्थिक क्रियाएं हो रही है या आर्थिक मुद्दे हैं, आर्थिक समस्याएं, उसी को क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। हो सकता है पेपर में ना पूछे, लेकिन कभी कोई पूछ ले क्या डिफरेंस है तो बता देना। अर्थव्यवस्था का संबंध किसी भी देश के भौगोलिक क्षेत्र से, जहाँ पर एक वर्ष के भीतर वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन, उपभोग और वितरण किया जाता है। इससे हमें यह भी पता चलता है उस भौगोलिक क्षेत्र यानी उस देश की या उस अर्थव्यवस्था की प्रकृति में लोग किस प्रकार की नौकरियां करते हैं, किस प्रकार से अपनी आय को अर्जित करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। और अर्थशास्त्र का संबंध यही दे देना, आर्थिक मुद्दों यानी उसमें क्या क्रियाएं चल रही हैं। तो ये समझ गए। तो अब हम समझते हैं अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। ये समझ लिया हमने, अर्थशास्त्र क्या? आर्थिक समस्याओं, आर्थिक मुद्दों का अध्ययन है जिसमें सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। आप समझने का प्रयास करते हैं कि अर्थशास्त्र का जो डेवलपमेंट हुआ है, यानी जो विकास हुआ है इकोनॉमिक्स का, वो कैसे हुआ है। तो मैंने पहले ही बताया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, यानी अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ, ठीक है ना। ये चीज़ थोड़ा लिख भी लेना। तो एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। क्या था बुक का नाम? वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में क्या इनने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। ध्यान रखना क्या था। वैसे इसका पूरा बहुत बड़ा नाम है कि, लेकिन बड़ा नाम जानने की जरूरत नहीं, आप सिंपल सा ध्यान रखिए, वेल्थ ऑफ नेशन। एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें जाके देख लेना, उसमें दिख जाएगा। लेकिन इतना जरूर पता होना चाहिए क्या नाम है? वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन है। इसमें इन्होंने बताया कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब होता है पूंजी सृजन से। किससे है? पूंजी सृजन।
ये सब लिखना नहीं है, खाली जो जो मैं लिख रहा हूँ शब्द उसको लिख लेना और साइड में अपना लिख लेना। तो एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशन। और ये कौन थे? अर्थशास्त्र के जनक थे। इनने बोला अर्थशास्त्र का संबंध क्या है? पूंजी सर्जन से। तो इनसे पूछा गया स्मिथ जी बताइए अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? तो स्मिथ ने बताया अर्थशास्त्र का अभिप्राय यह है जहाँ पर वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग क्या होता है और वहाँ पर क्या होता है? पूंजी का सृजन होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो ध्यान रखें, इनने पूंजी सर्जन पर फोकस किया है। ये एडम स्मिथ का जहाँ पर भी पूंजी का सृजन हो रहा है वो क्या है? आपका अर्थशास्त्र हो गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद एक विचारक आते हैं मार्शल। कौन आते हैं? मार्शल या मार्शल है, वो देख लेना। ठीक है ना, ये सब समझना नहीं है। 12वीं के लिए सिर्फ इतना ही था। यहाँ थोड़ा बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, क्योंकि समझना जरूरी है। वैसे तो अगर आप रटने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो को थोड़ा आगे निकाल के जब मैं यहाँ पढ़ाऊँ तो यहाँ पे आ जाना, लेकिन अगर चीज़ों को समझना चाहते हैं तो पूरा समझना। मार्शल ने बोला मार्शल से पूछा गया अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? तो इनने बोला अर्थशास्त्र का मतलब है जहाँ पर लोक कल्याण की बात होती है। क्या होती है? लोक कल्याण की बात होती है। तो जब भी लोक कल्याण की बात करें तो किसने बोला? अर्थशास्त्र। इसी ने, मार्शल ने। ये भी क्या था? एक विचारक, वो अर्थशास्त्री थे। तो इनने बोले वस्तुओं और सेवाओं का वितरण इस प्रकार से हो कि समाज का क्या हो सके? कल्याण हो सके। उसी को क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं। ठीक है ना। फिर एक विचार, ये सारी जो चीज़ें हैं ना इसको लिखना नहीं है, खाली 5 मिनट सुन लेना, क्योंकि बताना जरूरी है। फिर आपसे कोई इकोनॉमिक्स के बारे में पूछेगा तो आप बता दोगे, नहीं तो वीडियो को थोड़ा आगे निकाल लेना, नहीं समझना है तो। ठीक है ना, मैं तो उसके लिए बता रहा हूँ जो समझना चाह रहा है। ये मार्शल का हो गया। फिर ये वाला जो कथन है आपका, क्या? एक विचारक थे जिनका नाम था रॉबिन्स। क्या नाम था? यानी अर्थशास्त्री बोलिए रॉबिन्स। रॉबिन्स से पूछा गया कि अर्थशास्त्र क्या होता है? तो रॉबिन्स ने बोला अर्थशास्त्र का मतलब यही होता है। अर्थशास्त्र का मतलब, रॉबिन्स से पूछा गया अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? तो उन्होंने बोला अर्थशास्त्र का मतलब ये होता है जहाँ पर हमारे क्या होते हैं? जहाँ पर हमारे पास संसाधन सीमित है और उन्हीं सीमित संसाधन से हम अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि कैसे कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये वाली जो डेफिनेशन है ना, इसको यहाँ पे साइड में लिख भी दे रहा हूँ, चाहो तो अपने नोट्स में लिख लेना है इसको। ये रॉबिन्स ने दिया है। ठीक है ना, इसको मिटा नहीं रहा मैं, ये रॉबिन्स ने दिया। ठीक है ना। और पूछे आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन है? और आधुनिक अर्थशास्त्र की जो डेफिनेशन दी है वो किसने दी है? तो उसका नाम है पॉल सैम्यूल्स। क्या है? पॉल सैम्यूल्स। ठीक है ना, बस इतना ध्यान रख लो इस पे, और इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? अर्थशास्त्र हो गया। थोड़ा विस्तार में इसलिए बता दिया कि चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से क्या कर सको, समझो। अब जो भी पढ़ा है उसको भूल जाना, बस इतना ध्यान रखना। अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है? अर्थशास्त्र से अभिप्राय जो जहाँ पर क्या आर्थिक मुद्दों, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, और जो सीमित संसाधनों अर्थात सीमित संसाधनों से अपने असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि कैसे कर सकें, उसी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। और सीमित संसाधनों वाला किसने दिया था? इसने दिया था। और इनका भी एक नाम याद रखना, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? इनका नाम जरूर लिख लेना, जॉन कीन्स। ठीक है ना, कौन है? जॉन कीन्स। बस इतना ध्यान रखो। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप समझते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र का, ये थोड़ा सा मिट गया है यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक है ना। तो समझना समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता क्या है। समष्टि का मतलब क्या होता है? समष्टि मतलब होता है समस्त। जब भी हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन क्या करते हैं, पूरी इकोनॉमी के आधार पर करते हैं, समस्त अर्थव्यवस्था के आधार पर करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? सपोज करो जैसे कि आप किसी एक फर्म के बारे में अभी समझेंगे, फर्म क्या होता है, तो समझ लीजिए एक छोटे से ग्रुप के बारे में आर्थिक अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र है। और लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है?
समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब ये है, समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है पूरे अर्थव्यवस्था के स्तर पर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप जब क्लासरूम में अपने पढ़ते होंगे, जो टीचर आपको पढ़ाते होंगे स्कूल में, कॉलेज में तो खैर होंगे, लेकिन 12वीं में है तो स्कूल में ही होंगे, हो सकता है किसी स्टेट में कॉलेज भी बोलते हो इंटर वगैरह को, तो खैर वो नहीं जाना। अगर आप स्कूल कॉलेज में अपने क्लास के भीतर पढ़ते हैं तो टीचर जब आपको पढ़ा रहा होता है तो वो कौन से लेवल पे पढ़ा रहा होता है? व्यष्टि स्तर पर। कौन से स्तर पर पढ़ाता है? व्यष्टि, यानी कुछ लोगों को ही पढ़ा पाता है। लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया कह लीजिए, मतलब जहाँ पर भी ये ओपन प्लेटफॉर्म है, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर जा रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि का अर्थशास्त्र का मतलब होता है यहाँ पर क्या, हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर क्या है, इकोनॉमिक्स को या अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय को समझने का प्रयास करते हैं, बेरोजगारी को समझने का प्रयास करते हैं, समग्र मांग समग्र पूर्ति को समझने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो अभी बस थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलना, हो सकता है चीज़ें समझ में आएंगी भी, शुरू में नहीं भी आएंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना, जितना समझा रहा हूँ बस उतना ही समझने का प्रयास करना, और थोड़ा थोड़ा क्या है, डेफिनेशन को समझने का प्रयास करना। तो अर्थशास्त्र चलते हैं, क्या होता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? समस्त अर्थव्यवस्था। ध्यान रखना क्या है, समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक प्रश्नों या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी जो भी आर्थिक प्रश्न है, समस्याएं, बेरोजगारी है, राष्ट्रीय आय, समग्र मांग समग्र पूर्ति, बजट है, जो इस चैप्टर में हमने पढ़ेंगे, वो सारी क्या है? आर्थिक समस्याएं या आर्थिक प्रश्न हो गए। तो जब समष्टि स्तर पर किया जाता है, कौन से स्तर पर? समष्टि स्तर पर किया जाता है उसका अध्ययन, तो वो क्या कहलाता है? समष्टि अर्थशास्त्र। तो सिंपल सा डेफिनेशन पूछे, समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र से यह अभिप्राय है, जब समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक प्रश्नों या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। अब आते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में से कैसे भिन्न है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र से कैसे भिन्न है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। व्यष्टि मैंने बता ही दिया, व्यष्टि यानी व्यक्तिगत स्तर पर। और एक एग्जांपल ध्यान रखना, जब आप स्कूल कॉलेज में अगर पढ़ रहे हैं, लिमिटेड एरिया में पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र है। और अगर आप ओपन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, यानी कहीं भी जो हर व्यक्ति को क्या है, पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर क्या है, एड्रेस करता हो, लोगों को संबोधित करता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। आप समझते हैं क्या है, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देख पहले क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है व्यक्तिगत स्तर पर चुनाव एवं दुर्लभता की समस्या पर प्रकाश डालता है। यानी किन वस्तुओं का चुनाव करें जो हमें क्या करे, सेटिस्फैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा दे, जिस पर पैसा कम खर्चा हो सके। और दुर्लभता यानी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे क्या है, कम है लेकिन उसको हम क्या कर सके, प्राप्त कर सके। तो सिंपल सा ध्यान रखना, व्यक्तिगत स्तर पर चुनाव एवं दुर्लभता की समस्या पर प्रकाश डालता है कौन? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर इन समस्याओं पर प्रकाश डालता है, ठीक है ना। दूसरा, इसमें सामूहिकता की मात्रा कम होती है। क्या होती है? सामूहिकता, यानी समूह की तो बात होती ही नहीं, कि छोटे समूह की बात हो, समूह हो तो सकता है लेकिन बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर नहीं होता। लेकिन इसमें सामूहिकता की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, ध्यान रखना। तीसरा, केंद्रीय समस्याओं संसाधनों का आवंटन है। केंद्रीय समस्या क्या है? संसाधनों का आवंटन है। संसाधनों का आवंटन का मतलब क्या? अगर आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ी होगी, जो 11वीं क्लास में चली गई है, पहले 12th में ही थी, तो वहाँ पे जब आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समस्याएं आती है, संसाधनों का आवंटन। संसाधनों का आवंटन का मतलब क्या होता है? संसाधनों का आवंटन का मतलब होता है कि संसाधन जो हैं उसका वितरण या आवंटन या एलोकेशन कैसे किया जाए। आवंटन का मतलब क्या होता है? एलोकेशन, यानी कि समाज के किन लोगों के लिए क्या है, संसाधनों को बनाया जाए। संसाधन कैसे रखा जाए? पूंजीगत संसाधन रखा जाए या श्रम आधारित संसाधन रखा जाए, ठीक है ना। संसाधन का उपभोग ज़्यादा से ज़्यादा कौन करता है? तो उसमें 3 समस्याएं आती है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो बस इतना ध्यान रखना। इसकी केंद्र समस्या क्या? संसाधनों का आवंटन, यानी समाज के किन व्यक्तियों के लिए, अमीरों के लिए किया जाए उत्पादन या गरीबों के लिए किया जाए, ठीक है ना, लाभ के लिए किया जाए, लोक कल्याण के लिए किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या केंद्रीय समस्या क्या होती है इसकी? राष्ट्रीय आय, जो हम पढ़ेंगे, रोजगार, बेरोजगारी, समग्र मांग समग्र पूर्ति, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी।
तो इसकी जो समष्टि अर्थशास्त्र की जो केंद्रीय समस्या क्या है, राष्ट्रीय आय, यानी नेशनल इनकम पर जो भी क्या होती है, अभी हम समझेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो मैं बताऊंगा राष्ट्रीय आय क्या है, एनडीपी, एफसी जो भी है वो सब बताऊंगा। बस यहाँ पे ही समझना इसकी केंद्रीय समस्या क्या है, राष्ट्रीय और रोजगार। जितना बता रहा हूँ उतना समझना, ठीक है ना। ज़्यादा तेज भागोगे, तेज भाग रहे हो तो वैसे ठीक ही है क्योंकि अब समय भी है तेज भागने का, लेकिन जितना बता रहा हूँ उतना समझना, क्योंकि मेरी भी एक लिमिट से सब कुछ एक लेक्चर में नहीं बता सकता। तो केंद्रीय समस्या क्या है, राष्ट्रीय आय और रोजगार का निर्धारक है। और ये किसकी केंद्र समस्या क्या है, संसाधनों का आवंटन, यानी एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ व्यष्टि अर्थशास्त्र। फिर इसमें आता एक व्यक्ति, उदाहरण क्या, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना, क्या है, उदाहरण है, उदाहरण है ये इसका, ठीक है ना, एग्जाम्पल है। चाहो तो इस पॉइंट को सेकंड पे भी कर सकते हो, लेकिन लास्ट में भी लिख सकते हो। तो एग्जाम्पल क्या, एक व्यक्ति, एक फर्म, एक समूह के आदि क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है। और इसमें क्या है, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, ये क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र है। तो ध्यान रखना डिफरेंसेस व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में। पहला, व्यक्तिगत स्तर पर चुनाव एवं दुर्लभता की समस्या है, ये क्या है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर इसमें सामूहिकता की मात्रा कम होती है, इसमें सामूहिकता की मात्रा ज़्यादा होती है। इसकी केंद्रीय समस्या संसाधनों का आवंटन है, इसकी केंद्रीय समस्या राष्ट्रीय आय और रोजगार है, एक व्यक्ति, एक फर्म, एक समूह आदि, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, ठीक है ना। ये फर्म समझना क्या होता है, फर्म, ये जो फर्म वर्ड आता है, फर्म, देखो फर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए हो या बड़े बड़े मॉल में जाएंगे तो उसमें क्या होता है, कपड़ों का अलग होता है, ग्रोसरी आइटम अलग होता है, खाने पीने का, जूतों का अलग है, फैशन का सामान अलग है, घर के कपड़ों की, घर के सामान क्या है, अलग है, ठीक है ना। तो सारी अलग अलग होती है, यानी एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, क्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारी क्या होती है, छोटी छोटी दुकानें होती हैं उसी के अंतर्गत। तो ये जो छोटी छोटी दुकानें होती है ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं, फार्म। जैसे मान लीजिए शूज़ का है, ये क्लॉथ्स का है, ठीक है ना, ये फूड का है, ये घर के सामान का है, ये ठीक है ना, कपड़ों का है, तो जो भी है शूज़ का, तो ये जो छोटे छोटे जो होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, फार्म। तो समझ गए, फार्म का मतलब होता है एक छोटी इकाई होती है, बड़ी इकाई के अंदर यानी उद्योग होता है, उद्योग के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, काम होते हैं। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल से समझना, बड़ा सा जो शॉपिंग मॉल होता है या मॉल वगैरह होता है उसमें कई सारे क्या होती है, दुकानें होती है, तो उन्हीं छोटी छोटी दुकानों को क्या बोला जाता है, फर्म बोला जाता है, ठीक है ना, क्या बोला जाता है, फर्म। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं महत्व। चीज़ आपको, मुझे तो नहीं पता चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, तो आप अपना फीडबैक देना, उसी हिसाब से क्या है मैं चीज़ों को लेकर चलूँगा, ठीक है ना। तो अब बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, सच बता रहा हूँ, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। इस सब्जेक्ट को एक दो बार पढ़ लोगे तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें खाली चीज़ों को समझना, रटना कुछ भी नहीं है। चीज़ें समझ लिया और एक दो बार पढ़ने का मतलब एक दो बार पढ़ लो, और जितनी बार आप पढ़ते जाओगे चीज़ें क्या होती जाएंगी, मजबूत होती जाएंगी। जितनी बार रिवाइज मारोगे उतनी बार क्या होता जाएगा, आपका एक नंबर बढ़ने का क्या हो जाएगा, चांस हो जाएगा। तो समझना आप समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं महत्व। लेकिन इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। आपने सुना होगा वस्तु, क्या होता है, वस्तु, और एक होता है सेवा। क्या होता है, वस्तु, सुना होगा ना, ये वस्तु है, ये सेवा है। तो वीडियो को पॉज करना और बताना वस्तु क्या होती है। देखो वस्तु क्या होती है, वस्तु वह चीज़ होती है जो दृश्य होती है, क्या होती है, दृश्य होती है, और उसका क्या होता है, एक बाजार मूल्य होता है। बाजार मूल्य होने का मतलब पहले सिंपल समझना, जो भी विजिबल चीज़ है वो वस्तु है। जैसे मेरे हाथ में मार्कर दिख रहा होगा, ये बोर्ड दिख रहा होगा, मैं भी दिख रहा हूँ, मैं भी क्या हूँ, एक तरीके के वस्तु, तो वो क्या है, वस्तु हो गया। तो वस्तु का मतलब है जो दृश्य होती है, क्या होती है, दृश्य, यानी विजिबल होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और है, इसका बाजार मूल्य भी होता है। क्या होता है, बाजार मूल्य। बाजार मूल्य, इसको एग्जाम्पल से समझना। जैसे कि एक किसान होता है, किसान जब खेती करता है तो तो वो ऐसा तो नहीं है सारा सामान क्या है मार्केट में जाके बेच देता है। वो अपने अपने परिवार के सस्टेनेबल के लिए भी तो कुछ चीज़ रखेगा, खाने पीने के लिए कुछ चीज़ रखेगा। एग्जाम्पल समझना, जैसे कि सपोज करो एक किसान है, वो क्या करता है, 10 कुंटल, क्या करता है,
10 कुंटल क्या करता है, गेहूं का चावल का क्या करता है, उत्पादन करता है। और 10 मान लीजिए कितना करता है, 10 कुंटल करता है, ठीक है ना। और 10 कुंटल उत्पादन करने के बाद वो क्या करता है, 3 कुंटल, कितना, 3 कुंटल अपने परिवार के लिए रख लेता है, ठीक है ना। 3 कुंटल क्या कर लेता है, अपने परिवार के लिए रख लेता है। और ये जो 3 कुंटल अपने परिवार के लिए वो रख लेता है, तो ये जो 3 कुंटल है ना, ये क्या है, ये वस्तु नहीं हुई, क्योंकि उसने क्या किया है, क्योंकि इसका कोई भी बाजार मूल्य नहीं होगा। तो इसका क्या है, कोई भी बाजार मूल्य नहीं होगा। तो बाजार मूल्य क्या होगा, केवल 7 कुंटल का होगा। तो ध्यान रखना, वस्तु क्या है, वो ये 7 कुंटल क्या है, वस्तु है। जो दृश्य है जिसका बाजार मूल्य है, इसका मतलब ये 10 नहीं है। अब वस्तु आपको दिख तो रही है 10 कुंटल उत्पादन है, लेकिन 10 कुंटल उत्पादन नहीं है। उत्पादन कितना है, यानी उत्पादन मतलब वस्तु कितनी है, वस्तु केवल 7 कुंटल है। क्यों, क्योंकि 3 कुंटल जो है उसने क्या किया, अपने परिवार के उपभोग के लिए रख लिया है। और परिवार के उपभोग के लिए रखने का मतलब क्या है, कि इसका मतलब है इसका कोई भी बाजार मूल्य नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ध्यान रखना, ये छोटी छोटी माइनर सी चीज़ें हैं जो कोई बताता नहीं है, सब इतना बता देते हैं कि वस्तु क्या होती है, जो दृश्य चीज़ें होती हैं उसी को क्या बोलते हैं, वस्तु बोलते हैं। अब आते हैं सेवा पे। किस पे आते हैं, सेवा पे, ठीक है ना। सेवा का मतलब क्या होता है, जो अदृश्य होती है, यानी हमें दिखती नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, हमारे माइंड को या हमारे मस्तिष्क को क्या करती है, सेटिस्फैक्शन करती है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, सेवा। पढ़ा रहा हूँ तो कुछ दिख रहा है क्या, ये दिख रहा होगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो दिख रहा है क्या, जो मैं समझा रहा हूँ वो दिख रहा है क्या, नहीं। डॉक्टर जो देते हैं, वकील जो देते हैं, वो सारी क्या है, सेवाएं। बैंक में जाते हैं, आपको बीमा वगैरह करवाते हैं, या बसों में आप घूमते हैं, जब बस में घूमते हैं तो आपको आनंद आता है, मेट्रो में घूमते हैं आनंद आता है, तो वो आनंद दिखता है क्या, नहीं। तो जो नहीं दिखता वो क्या होता है, अदृश्य होता है। तो ध्यान रखना, ठीक है ना। ये सेवा क्या हो गया, अदृश्य। और इसका भी क्या होता है, बाजार मूल्य होता है। अब मैं बताता हूँ सेवा क्या है। सपोज कीजिए आपके पास कोई गाड़ी है, क्या है, आपके पास गाड़ी है, आपके घर में किसी के पास गाड़ी होगी, तो हो सकता है कोई गाड़ी चलाता हो, जैसे होता है ना ओला उबर कोई चलाता है, तो उसके पास गाड़ी होगी। तो गाड़ी भी क्या करती है, एक तरीके से सेवा ही देती है। मान लो हमें कहीं घूमने के लिए जाना हो, किसी डेस्टिनेशन पे, ठीक है ना, मनाली, कुल्लू मनाली या मसूरी वगैरह कहीं पे भी जाना हो घूमने के लिए, तो वो क्या करता है, वो अपने परिवार, उसके परिवार वाले बोलते हैं चलो घूमने चलना है, ठीक है ना। मान लीजिए उसका भाई है, बहन है, मान लीजिए बहन ही है, मैं बोलती है चलो हमें घुमाने ले चलो, तो वो चले जाते हैं घूमने के लिए। कहाँ चले जाते हैं, घूमने के लिए चले जाते हैं। कहाँ पर घूमने के लिए चले जाते हैं, मान लीजिए मसूरी चले जाते हैं, ठीक है ना, मसूरी, ठीक है ना, कहीं पर भी ले लीजिए, चले गए घूमने। तो जब घूम घाम के वहाँ पे पहुँच गए तो भाई बोलता है चल पैसे दे मेरे को, क्या दे, पैसे दे, ठीक है ना, पैसे दे, यहाँ तक घुमाने के लिए आया हूँ। तो ये जो बहन होती है जाकर कंप्लेन किससे कर देती है, अपने पापा से जाकर कंप्लेन करती है कि पापा पापा ये भैया क्या कर रहा है, मेरे से पैसे मांग रहा है बिना मतलब में। तो फिर पापा उसको बुलाते हैं, बेटा इधर आओ। तो जब वो जाता है बेटा, तो कहता है ये जो गाड़ी है तुम्हें जो खरीद के दी है वो किसने खरीद के दी है, मैं नहीं खरीद के दिए। तो एक काम करना, कल से गाड़ी मत चलाना, पहले गाड़ी का आप पैसा दो, तब क्या है आप गाड़ी चलाना। तो फिर वो कहता है पापा पापा मैं तो मजाक कर रहा था। तो इस एग्जाम्पल समझना क्या है, यानी इसका मतलब जब वो घूमने गया, अपने परिवार के साथ घूमने गया, तब वो सेवा नहीं है, तब वो सेवा नहीं है, वो क्या है, वो सेवा नहीं है। लेकिन अगर वो किसी को ले जाता है टूरिस्ट को और उसके बदले में क्या लेता है, बाजार मूल्य यानी पैसा लेता है, तो वो क्या हो गया, सेवा हो गया। ध्यान रखना। जैसे कि एग्जाम्पल, जब मैं अपने घर में पढ़ाऊंगा अपने भाई बहनों को या किसी को भी पढ़ाऊंगा, तो पैसा जब उसके बदले में नहीं लूँगा तो वो क्या है, सेवा है। लेकिन हाँ, बाहर जाके कहीं पे पढ़ाऊंगा, उसका पैसा लूँगा, तो उसका बाजार मूल्य होगा, तो वो क्या हो जाएगा, सेवा हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। चाहो तो एक बार इसको साइड में उतार लो, मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है ना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं महत्व, यानी समष्टि अर्थशास्त्र का क्या क्षेत्र एवं महत्व है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ पर क्या, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र से, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या क्या पढ़ते हैं उसी का अध्ययन और क्षेत्र। खाली एक दो बार देख लेना, ये सारे चैप्टर हैं जो इस रूप में फॉर्म किए गए हैं, जो चैप्टर के नाम है ना वही सारी चीज़ें।
जैसे इसमें हम क्या पढ़ेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या आता है, राष्ट्रीय आय, संबंधित समुच्चयों का आकलन, ठीक है ना। यानी इसमें हम देखेंगे, ये वैसे बस एक बार देख लेना एक दो बार कि क्या क्या जो आपके चैप्टर का नाम है ना वही इसका क्या है, क्षेत्र है। तो इसमें ज़्यादा अभी समझना नहीं है, जब चैप्टर पे आएंगे तो समझेंगे। क्या है, राष्ट्रीय आय संबंधित समुच्चयों का आकलन। यानी इसमें हम क्या पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय की परिभाषा पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे करते हैं। इसमें समुच्चय यानी हम जीडीपी समझेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। एनडीपी समझेंगे जब राष्ट्रीय आय पढ़ाऊंगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, निवल या शुद्ध सकल उत्पाद क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, समझेंगे। दूसरा हम समझेंगे इसमें उसका क्षेत्र होता है रोजगार का सिद्धांत। तो 7वां 8वें चैप्टर पे जब आएंगे तो इसमें समझेंगे रोजगार क्या होता है, बेरोजगार कौन होता है। तो ये सारी चीज़ें समझेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि इसके अंतर्गत क्या होता है, वाणिज्य बैंक किस प्रकार से क्या करता है, साख का सृजन करता है, लोगों को उधार देता है और साख देता है, उसी के माध्यम से क्या करता है, उनको इनकम प्राप्त होती है। चैप्टर हमने पढ़ ही लिया है ऑलरेडी। आरबीआई की क्या भूमिका होती है ये भी हमने देखा था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। सामान्य कीमत स्तर, यानी एक कीमत स्तर होती है, यानी कीमत है। अपस्फीति किसको बोलते हैं, स्फीति किसको बोलते हैं, अपस्फीति। स्फीति का मतलब होता है जो भी सामान्य कीमत है उससे जब क्या होता है, किसी भी वस्तु और सेवा का जब क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्फीति। यानी कीमत का बढ़ना, सामान्य कीमत से जब बढ़ जाती है तो स्फीति है, यानी इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको। अपस्फीति का मतलब होता है जब कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या होती है, कीमत कम, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन, ठीक है ना। जब कीमत क्या हो जाती है, सामान्य कीमत स्तर से कम हो जाती है। इसमें अभी मैं ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ, खाली ऐसी बता रहा हूँ क्योंकि इसमें अभी हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए बस हम क्या ले रहे हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं। क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्या है, परिचय नाम है इस चैप्टर का, समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। फिर चौथा क्या, सरकार की क्या भूमिका है, यानी सरकार जो बजट बनाती है उस बजट के माध्यम से किस प्रकार से आर्थिक क्रियाओं को करती है या प्रभावित करती है। तो बजट वाले जब चैप्टर पे आएंगे तो जैसे लिखा बस इतना ही समझना है, अभी इससे ज़्यादा नहीं समझना। सरकार की क्या भूमिका है, तो सरकारी बजट आर्थिक क्रिया को कैसे प्रभावित करती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है हम समझेंगे। विनिमय दर क्या होता है, भुगतान शेष क्या होता है। विनिमय दर ये चैप्टर भी है, ठीक है ना। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, ये एक्सचेंज रेट हो गया। विनिमय दर होता है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी का क्या किया जाता है, विनिमय किया जाता है। उस पर जो मुद्रा वगैरह कितने मुद्रा पर हो रही है नहीं हो रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं, विनिमय दर। तो जब इस चैप्टर पे आएंगे एक्सचेंज रेट वाले पे तो समझेंगे। यानी एक डॉलर के बदले हमने कितने रुपए दिए, उसी को क्या बोलते हैं, विनिमय दर। और भुगतान शेष, यानी एक देश ने जब दूसरे देश को आयात किया निर्यात किया तो बीच में उसको मतलब आयात करके और निर्यात करके जो उसका डिफरेंस आता है उसी को क्या बोलते हैं, भुगतान शेष। तो थोड़ा सा तसल्ली रखने का क्या करना, प्रयास करना। राष्ट्रीय और संबंधित समुच्चयों का अध्ययन आकलन करते हैं इसके क्षेत्र में। रोजगार का सिद्धांत, वाणिज्य बैंक की क्या भूमिका होती है, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, स्फीति और अपस्फीति अंतराल, सरकार की भूमिका। हाँ, तो हमने ये समझ लिया, राष्ट्रीय और संबंधित समुच्चय, रोजगार का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर, सरकार की भूमिका, विनिमय दर तथा भुगतान शेष। अब हम समझने का प्रयास करते हैं इसका महत्व क्या है, ठीक है ना। तो बस थोड़ा थोड़ा समझ लेना, बुक में थोड़ा बहुत है तो उसी हिसाब से क्या लिख दिया है। तो जो हम ये पढ़ रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र, उसका क्या महत्व है। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका महत्व होगा ना, हर चीज़ का गोल होता है। अब पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने, कहीं डिबेट में जाओ उसके लिए, कहीं पर बैठ जाओ किसी से बातचीत करने के लिए, उसके लिए पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो महत्व समझते हैं क्या होता है। महत्व का मतलब हर चीज़ का कुछ ना कुछ क्या होता है, महत्व जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी कुछ गोल होगा पढ़ाने का, आप पढ़ रहे हैं तो आपका भी कुछ गोल होगा पढ़ने का। तो हर चीज़ का क्या होता है, महत्व होता है। तो पहला क्या, जटिल समस्याओं का अध्ययन करता है, यानी जो भी आर्थिक क्रियाओं में क्या होती है, जटिल समस्याएं होती हैं। तो इसको कैसे लिखोगे, ये लिख दोगे जटिल समस्याओं का अध्ययन, और इसको इस तरीके से लिख के एरो डाल के लिख दोगे समष्टि अर्थशास्त्र में क्या जटिल समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पूर्ण रोजगार, व्यापार चक्र, तो ये इन सब का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इन समस्याओं को निपटाने का प्रयास किया जाता है। और इसमें ज़्यादा घुसना नहीं है, जैसा बता रहा हूँ बस उतना ही, क्योंकि 12वीं के लिए इतना ही इनफ है तो इतना ही बता रहा हूँ। दूसरा, आर्थिक नीतियों का निर्माण करता है। सरकार जब भी पॉलिसी बनाती है
या इकोनॉमिक पॉलिसी जब भी बनाती है तो कैसे बनाएगी, तो अर्थव्यवस्था को देख के बनाएगी, रोजगार की कंडीशन कैसी है, वहाँ पे लोगों की इनकम कैसी है, बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी है। तो ये सारी चीज़ें किससे पता चलती है, अर्थशास्त्र से। और इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। किस में करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में। तो इन सारी चीज़ों का जब अध्ययन कर लेते हैं, सरकार के पास एक डेटा आ जाता है, तो सरकार क्या कर सकती है, अपनी आर्थिक नीतियों को निर्माण कर सकती है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सरकार का प्रमुख कार्य कुल रोजगार, कुल आय, सामान्य कीमत आदि पर नियंत्रण करना। अभी मत समझना, खाली अभी सिर्फ पढ़ लेना है इसको। इस चैप्टर के बाद जब आएंगे ना तो सब कुछ क्या है डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा धैर्य रखना और समझने का प्रयास करना। उसके बाद क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी सहायक है। क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी सहायक है। इसका मतलब कोई भी अगर महंगाई है, बेरोजगारी है, तो अर्थव्यवस्था के स्तर पर तो है ही, लेकिन एक फर्म में भी क्या होती होगी, महंगाई होती होगी, जूतों का दाम बढ़ रहा है, कपड़ों का दाम बढ़ रहा है, तो वो उसमें भी क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। तो यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी क्या करता है, वो हेल्प करता है। और आर्थिक विकास का अध्ययन करता है। आर्थिक विकास यानी आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है ना। एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इन दोनों में डिफरेंस समझना क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आएगी ना तो इसमें न्यूमेरिकल चीज़ें, न्यूमेरिकल मतलब जीडीपी कितना बढ़ा, महंगाई कितनी बढ़ी परसेंटेज में, यानी इसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल चीज़ें आएंगी हमेशा। ठीक है ना। जीडीपी कितना बढ़ा है, लोगों की इनकम कितनी बढ़ी है, ये चीज़ें आएंगी। लेकिन जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं ना तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आर्थिक विकास में, यानी लोगों का रहने सहने का ढंग कैसा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है लोगों का, लोगों की इनकम कितनी बढ़ी है, लोग पढ़ाई लिखाई में कितने आगे हैं। ठीक है ना। गरीबी कम हुई है कि नहीं हुई है, तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, स्वच्छता है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं पॉल्यूशन हो रहा है, तो इसके कई सारे क्या आ जाते हैं, मानदंड आ जाते हैं। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल थिंग से होता है, यानी कितना परसेंट बढ़ा जीडीपी, ये सारी चीज़ें। और इकोनॉमिक ग्रोथ में लोग क्या, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, बेरोजगारी कितनी कम हुई है, लोगों को स्वच्छ खाना मिल रहा है कि नहीं, स्वच्छ पर्यावरण मिल रहा है कि नहीं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये इसका भी अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है, इसी का अध्ययन करता है कौन, समष्टि अर्थशास्त्र। तो एक बार ओवरव्यू हमने देखा, अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र आर्थिक मुद्दों, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन और सीमित संसाधनों से आवश्यकता की संतुष्टि है, जो रॉबिन्स ने बोला। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक प्रश्नों या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र हमने देखा ये व्यक्तिगत, ये समाज सामूहिकता की कमी इसमें ज़्यादा होता है। इसकी केंद्र समस्या संसाधनों का आवंटन, इसका राष्ट्रीय और रोजगार, एक व्यक्ति, फर्म, समूह, इसमें समग्र मांग, समग्र पूर्ति। और समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र राष्ट्रीय है, संबंधित समुच्चय का आकलन, रोजगार का सिद्धांत, कीमत स्तर, सामान्य सरकार की उनका विनिमय दर, जटिल समस्याओं का अध्ययन, आर्थिक नीतियों का निर्माण। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सहायक आर्थिक विकास का अध्ययन। तो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया हो, मेहनत पसंद आई हो, तो चीज़ों को क्या करिए, लाइक करिए, और पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी करिए। बताइए डिसलाइक क्यों किया, उसका कारण भी दीजिए। नेगेटिव है तो नेगेटिव ही डालिए, उसको मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव वे में लूँगा। उसमें अगर कुछ भी सुधार होगा तो उस सुधार को क्या करूँगा, सही करने का प्रयास करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों में बताइए, कॉमर्स के हों, आर्ट्स के हों, दोनों में क्या आएगा, काम आएगा। तो सबको बताइए कि इकोनॉमिक्स चल रहा है यहाँ पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। और अभी मैं तो आज का लेक्चर इतना ही रखेंगे, और अभी मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है ना। और अगला जो चैप्टर है, हम नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी चैप्टर है वो पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अभी मैं हट जा रहा हूँ, आप क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।